आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेहुल चोकसी ने जो स्कैम किया ना लगभग 14,000 करोड़ का, उसके बारे में पूरी डिटेल से एनालाइज करेंगे। ठीक है, आखिर मेहुल चोकसी था कौन, कैसे इसने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेहुल चोकसी था कौन। जैसे मेहुल चोकसी था ना, इसके पिताजी का नाम था चिनूभाई चोकसी। ठीक है, ये भी व्यापारी था। और मेहुल चोकसी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 5 मई 1960 को, गुजरात में इसका जन्म हुआ था। फिलहाल ये 66 साल के हैं। समझ गए। नीरव मोदी है ना, मतलब नीरव मोदी भी इसी स्कैम में शामिल था, और नीरव मोदी भी बड़ा घपलेबाज आदमी था। ठीक है, उसके मामा जी लगते हैं मेहुल चोकसी। समझ गए। और मेहुल चोकसी बीच में ही पढ़ाई छोड़कर पिता के बिजनेस में घुस गए थे। ठीक है, और बाद में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम था गीतांजलि जेम्स। ठीक है, और ये हीरे जवाहरात का कारोबार करती थी। ये जो कंपनी थी ना जो मेहुल चोकसी ने बनाई थी गीतांजलि जेम्स, ये हीरे जवाहरात का काम करती थी। इनकी ज्वेलरी के ना कई अच्छे अच्छे ब्रांड्स थी। ठीक है, और जो इनकी सबसे पॉपुलर ज्वेलरी थी ना वो 105 करोड़ में नीलाम हुई थी। समझ गए। मतलब देख लो, मतलब कितनी वैल्यू थी इनकी ज्वेलरी की। कई देशों में है ना इनका माल ज्यादा था, जैसे इटली में, चीन में, हांगकांग में, थाईलैंड जैसे कई देश थे जिनमें इनके जो ज्वेलरी थी ना, जो इनका हीरे जवाहरात का कारोबार था वो कई देशों में फैला हुआ था। ठीक है, इन्होंने खूब पैसा कमाया, पैसों की कोई कमी नहीं रही। तो 2008 की जो मंदी आई थी ना उसने तो बड़ों बड़ों को हिला दिया था। ठीक है, तो इसके बाद साल 2011 में इन्होंने बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो इन्होंने स्कैम किया था ना, जो इन्होंने लगभग 14,000 करोड़ का स्कैम किया था, उस पूरे स्कैम में मेहुल चोकसी शामिल था। ठीक है, नीरव मोदी शामिल था, और इनके परिवार के कई सदस्य शामिल थे। ठीक है, मेहुल चोकसी के और कई बैंक अधिकारी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के कई अधिकारी शामिल थे इस पूरे स्कैम में। ठीक है, समझ गए। अब इस पूरे स्कैम को समझने के लिए हमें 2-3 टर्म्स समझनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे एक था एलओसी, एक था एलओयू। ठीक है, एक होता है सीबीएस। तो ये 2-3 टर्म समझे, इसके बाद जो पूरा स्कैम हुआ ना आप उसको इन तीनों टर्म से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? ये एक टर्म होती है। ठीक है, ये व्यापार के लिए यूज की जाती है। मान के चलो भारत है। ठीक है, भारत का एक बंदा है जिसका नाम है ए। ठीक है, इसने इंग्लैंड की कंपनी से कोई माल खरीदा 1,000 रुपए का। ठीक है, और तो ये बंदा बोलेगा कि भाई आप भारत में माल भेज दो, मैं आपको 1,000 रुपए पे कर दूंगा बाद में। लेकिन कंपनी तो डरेगी कि मैं माल भी भेज दूं और ये पैसा लेके भाग ना जाए। ठीक है, अब ये कंपनी बोलेगी कि आप पैसा भेज दो, माल हम बाद में भेज देंगे। ठीक है, तो डर तो इसको भी लगेगा कि मैं पैसे भेज दूं और कहीं ये माल ना भेजे। ठीक है, तो इसके बीच में आता है बैंक। ठीक है, बैंक एक एलओसी जारी करता है। एलओसी होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, 1,000 रुपए का माल है तो ए बैंक को 1,000 रुपए दे देगा, तो बैंक एलओसी जारी कर देगी। ठीक है, और ये एलओसी कंपनी को दे देगी कि भाई आप ये करो, ये माल ए को भेज दो। ठीक है, और जो इसका पैसा होगा ना वो हमारे पास है, हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। एक तरह से ये पेमेंट की गारंटी होती है। आ गया समझ में। इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। ठीक है, जैसे 1,000 रुपए का माल है ना, तो मान के चलो 1,500 की लिमिट होती है कि भाई इससे ज्यादा आप सामान नहीं खरीद सकते। समझ गए। तो एलओसी होता है व्यापार के लिए। ठीक है, और इसी की एक टर्म होती है एफएलसी, फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन के लिए जो बनता है। अब आता है एलओयू, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये लोन के लिए यूज किया जाता है। जैसे विदेश का कोई बैंक है उससे लोन लेना ना, तो एलओयू के माध्यम से लोन लेते हैं। जैसे भारत है, भारत का कोई ए बंदा है, इसे मान के चलो जर्मनी से लोन लेना है, तो वो बैंक भी तो डरेगा ना कहीं हम पैसा दे दे और ये भाग जाए। तो इसमें भी एक बैंक गारंटर बनती है। ठीक है, जैसे भारत है, भारत का कोई बंदा है ए। ठीक है, इसी देश का कोई बैंक है। ठीक है, ये एलओयू जारी करेगा, मतलब एक तरह से बैंक गारंटर बन जाती है इसकी। समझ गई। कुछ सिक्योरिटी जमा करवाती है, कोई पैसा जमा करवा लेगी। ठीक है, कोई जमीनी जायदाद के कागज जमा करवा लेगी। ठीक है, इसके बाद ये एलओयू जारी कर देगी कि भाई आप इन देशों से लोन ले सकते हो। ये जो ए बंदा है इन एलओयू को दूसरे देश का जो बैंक है ना जिनसे लोन लेना उनको दिखा देगा, भाई आप पैसा दे दो और ये रहा एलओयू। ठीक है, आप इस बैंक से पैसा वसूल कर लेना अगर मैं ना दूं तो। ठीक है, मतलब एक तरह से ये बैंक गारंटर बनती है। समझ गए। ये होता है एलओयू का सिस्टम, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये लोन लेने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट व्यापार करने के लिए यूज किया जाता है। और इन दोनों में लिमिट्स होती हैं। इस लिमिट से ज्यादा आप सामान नहीं खरीद सकते हैं। जैसे एलओयू होता है, आप इसमें भी लिमिट होती है कि आप इस लिमिट से ज्यादा लोन नहीं ले सकते। अब एक आता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसको सीबीएस भी बोलते हैं। ठीक है, ये बैंक का एक सॉफ्टवेयर होता है और ये बैंक की जान होती है। समझ गए। बैंक में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ना, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, कौन कितना लोन लेता है, ये सारी एंट्री इस सीबीएस सिस्टम में होती है। अब जानते हैं आखिर मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने इस स्कैम को अंजाम दिया कैसे। ठीक है, बैंक के कितने बड़े बड़े अधिकारी इस स्कैम में शामिल थे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, विदेशी कंपनी से हीरे खरीदे। ठीक है, इन्होंने हीरे खरीद लिए।
अब पैसों के बदले कंपनी को एफएलसी के कागज दे दिए। ठीक है, एफएलसी जो मतलब बैंक जारी करती है, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, विदेश के लिए एफएलसी हो गया। ठीक है, ये होता है, एफएलसी के कागज दे दिए। ठीक है, और कंपनी ने इनको हीरे दे दिए। ठीक है, कंपनी ने जब पीएनबी बैंक को एफएलसी दिखाए ना, मतलब पैसे मांगे, तो वो फर्जी निकले। समझ गए, ये इन्होंने एफएलसी कांड किया। इससे अगला कांड किया एलओयू कांड। वो होता मतलब ये एलओयू कांड ना, जैसे पीएनबी बैंक के अधिकारी को रिश्वत देकर एलओयू जारी करवा लिए। ठीक है, और जो जैसे कोई ब्रांच है, मुंबई की एक ब्रांच थी, वहां से इन्होंने एलओयू जारी करा लिए। अब इनके ऊपर भी तो हेड होते हैं। ठीक है, इनको तो पता ही नहीं था, जो ऊपर जो इनके हेड थे ना, इनको तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि भाई पीएनबी बैंक ने एलओयू जारी कर दिए हैं। ठीक है, और इसके बदले अधिकारियों को सिक्योरिटी जमा करवाने का हक था, ना तो सिक्योरिटी जमा करवाई। ठीक है, मतलब ना कोई जमीन गिरवी रखवाई, ना कोई पैसा लिया, ना कोई बिल्डिंग के कागज लिए। ठीक है, सीधा एलओयू जारी कर दिए। समझ गए, और जब इन्होंने एलओयू जारी करवा लिए ना, तो बेल्जियम से, बहरीन से, मॉरिशस से, हांगकांग से, कई देशों से इन्होंने लगभग 14,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। अब आप बोलोगे कि भाई 14,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया तो ये पकड़ में क्यों नहीं आए? मतलब बैंक वालों ने, है ना, जैसे एलओसी होता है, एक एलओयू होता है। ठीक है, इसकी एंट्री करनी होती है सीबीएस सिस्टम में। सीबीएस सिस्टम में एंट्री करेंगे तभी बड़े अधिकारियों को पता चलेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने इतना लोन ले रखा है। लेकिन बैंक के जो छोटे अधिकारी थे ना, उन्होंने सीबीएस सिस्टम में एंट्री नहीं की। ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले। ठीक है, और साथ में जैसे इनकी लिमिट होती है, जैसे इनकी लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की लिमिट होती है, लेकिन इन्होंने लिमिट भी हटा दी कि भाई जाओ मजे से सामान खरीदो, मजे से लोन लो। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से 14,000 करोड़ रुपए का लोन का स्कैम हुआ। समझ गए। अब ये दोनों खूब लोन लेकर अपना जिंदगी जी रही थी। तो साल आता है 2018। इसमें जो कंपनी ने, जहां से इन्होंने सामान खरीदा था और देश जहां से इन्होंने लोन लिया था, पीएनबी बैंक से पैसा मांगा। ठीक है, पीएनबी बैंक ने देखा भाई 14,000 करोड़, ये देखकर पीएनबी बैंक के भाई होश उड़ गई। फ्रॉड होता है आम बंदों के साथ, लेकिन यहाँ तो बैंक के साथ खुद ही फ्रॉड हो गया था। ठीक है, तो पीएनबी बैंक ने आरबीआई को बताया, तो भाई आरबीआई ने देखा कि भाई इन्होंने 2011 से लेकर 2018 तक लगभग 280 प्लस एलओयू जारी करवा रखे हैं। तो आरबीआई ने सोचा भाई ये तो काफी बड़ा घपला हो रखा है। तो आरबीआई ने सीबीआई और ईडी को बता दी। ठीक है, सीबीआई और ईडी ने इस मामले की जांच की, तो इनके लिए नॉन अवेलेबल वारंट निकाल दिया। ठीक है, और इन्हें पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया, लेकिन ये नहीं आए। और जब सीबीआई और ईडी इनके घर पहुंची ना इन्हें उठाने, तो मेहुल चोकसी तो एंटीगुआ भाग गया। ठीक है, और नीरव मोदी यूके भाग गया था। ठीक है, एंटीगुआ क्या है, एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है, जहां पर गोल्डन वीजा प्रोग्राम के तहत आप सिटीजनशिप ले सकते हो, आप खुद भी ले सकते हो। ठीक है, और इसने वहां की नागरिकता ले ली इस गोल्डन वीजा के तहत, वो भी $100,000 में, मतलब इंडिया के 70 से 80 लाख रुपए। और इसके बाद इसका क्या बेनिफिट हुआ, ये कई देशों में बिना वीजा के घूम सकता है। ठीक है, और ये एंटीगुआ देश अमेरिका के पास ही है। और इसने ना ये देख लिया था कि भाई फ्रॉड कर दिया हमने तो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। तो नवंबर 2017 में ही इन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। ठीक है, और जनवरी 2018 में इसकी नागरिकता अप्रूव होगी और ये वहां चला गया। लेकिन अक्टूबर 2018 में इसकी सिटीजनशिप थी ना, वो कैंसिल कर दी एंटीगुआ वालों ने। ठीक है, क्योंकि इसने कई फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रखी थी। इसके बाद ये डोमिनिका चला गया। डोमिनिका भी वही एक छोटा सा द्वीप देश है। ठीक है, और वहां पर इसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन लीगल लूप होल्स की वजह से ये भारत नहीं लाया जा सका। ठीक है, और इसके बाद इसका कैंसर का इलाज चल रहा था बेल्जियम में, तो ये बेल्जियम आ गया। मतलब एक्सट्राडिशन संधि, ये एक प्रत्यार्पण संधि होती है। मतलब ये कैसे होती है, जैसे ये एक देश है, ठीक है, और ये एक देश है, इस देश का कैदी यहाँ भाग के आ गया। ठीक है, और इन देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि हो रखी है। तो ये देश इसे बताएगा कि भाई ये बंदा एक नंबर का फ्रॉडी है, अपराधी है, इसे गिरफ्तार करके हमारे पास भेज दो, तो ये बंदा यहाँ भेज देगा। समझ गए, ये होती है प्रत्यार्पण संधि। तो इसको तो मेहुल चोकसी को तो भेज दिया, ठीक है, बेल्जियम वालों ने। अब नीरव मोदी रह गया। नीरव मोदी तो यूके में है, यूके की जेल में फिलहाल ये, लेकिन वहां पर कई लीगल लूपहोल है, जिसकी वजह से भारत को इसे लाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। मेहुल चोकसी का टाइम आ गया तो भाई इसका भी टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये भी कभी ना कभी भारत आ जाएगा। समझ गए। तो ये पूरा स्कैम था भाई नीरव मोदी का और मेहुल चोकसी का, जिसने लगभग 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना।